तो कैसी है मेरी बच्चा पार्टी, है ना। आज मैं आपका दोस्त, आपका भाई, है ना, आपका जिगरी, आपके साथ आपकी 12th आईएससी की इकोनॉमिक्स का खात्मा करते हुए आज एक और चैप्टर लेके आता हूँ। ये चैप्टर भी बहुत आसान चैप्टर है ना। इंपॉर्टेंट तो है ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और आसान बहुत है, पहले बता दे रहा हूँ, आसान चैप्टर बहुत है। तो ये आपके फ्रैंक आईएससी का होने वाला है चैप्टर 15, है ना, चैप्टर 15। और ये चैप्टर 15 है कौन सा, टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। दो चैप्टर्स को मिला के ये एक चैप्टर आपकी फ्रैंक आईएससी में दे रखा है। इसमें हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, बिना ज्यादा बकवास किए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहली बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ भी नहीं, ये एक तरह का रिकॉर्ड है ना। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो सरकार रखती है कि कितना आपके करंट अकाउंट में चेंजेस हुए हैं, कितने आपके कैपिटल अकाउंट में चेंजेस हुए हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो, मतलब कितना पैसा आपको रिसिप्ट के तौर पे आया है, कितना पैसा आपको रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के तौर पे आपके पास से गया है ना, आपकी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। ठीक, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। देखो यही लिखा है मैंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। ठीक, ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो कीवर्ड है, एग्जाम में डेफिनेशन लिखते टाइम याद रखना है क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, कीवर्ड मिल गया। ठीक, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके लिए आपका पैसा खर्च हो रहा हो, है ना, जो जिसमें इकोनॉमी में फर्क आए, है ना, आपकी इकोनॉमी में चीजों में चेंजेस आए। तो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स में, है ना, एंड द रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर, है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 साल के लिए बीओपी कैलकुलेट होता है। ठीक, तो क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। पहला कीवर्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री या रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री या रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री, है ना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये भी कीवर्ड है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर, यूजुअली 1 ईयर। समझ में आया, बीओपी का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसमें सारे ट्रांजेक्शंस का ठीक कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं। ये ट्रांजेक्शन दो नेचर के होते हैं मोस्टली, करंट नेचर के और कैपिटल नेचर। करंट नेचर के मतलब वो ट्रांजेक्शन जो डे टू डे खर्चे के लिए होते हैं, ठीक, और कैपिटल नेचर के। ठीक, मैंने क्या बोला, ये जो बीओपी में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, बीओपी के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, ये दो नेचर के होते हैं, एक करेंट और एक कैपिटल, है ना। ये बिल्कुल अकाउंट्स वाले ही वर्ड है, करंट और कैपिटल। करंट मतलब ऐसा नहीं कि जिसपे करंट दौड़ता हो, है ना, करंट मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें करंट दौड़ता होगा। करंट मतलब ऐसे खर्चे जो डे टू डे खर्चे, है ना, डे टू डे मतलब जिंदा रहने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं वो करंट, है ना। और कैपिटल ऐसे खर्चे जो वंस इन अ ब्लू मून हो। वंस इन अ ब्लू मून से मेरा क्या मतलब है, मतलब साल में, 6 महीने में, 7 महीने में एक बार हो रहा है। मतलब ऐसे खर्चे जिससे आपकी कोई असेट इंक्रीज हो जाए या लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ठीक, ऐसे खर्चे जिससे आपकी असेट बढ़ जाए या लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, उस तरह के खर्चे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, ठीक, अब देखो इसी के बारे में बात करिए। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो करंट अकाउंट इट इज अबाउट डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंट्री, है ना, मतलब ये वो खर्चे हैं जो तुम डे टू डे करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे तुम्हारी कोई खास इंसान होगी या होगा, है ना, कोई खास इंसान होगा, तो उस खास इंसान को खुश रखने के लिए जो तुम डे टू डे खर्चे करते हो, उसको कभी मोमोज खिलाने ले जाते हो, उसको कभी पिज्जा खिलाने ले जाते हो, तो ये सब जो खर्चे हैं डे टू डे, वो कैसे खर्चे हो गए, वो हमारे करंट अकाउंट खर्चे हो गए। फिर अभी फरवरी आ रहा है, फेब आ रहा है,
ठीक, साल में एक बार फेब आता है ना, उसमें बहुत खास दिन होता है 14 फेब का, है ना, 14 फेब का बहुत खास दिन होता है, वही हमें 7-8 फेब से चालू हो जाता है, लगभग 16-17 फेब तक चलता है ना। वो हमारे खास इंसानों का त्योहार होता है। तो वो त्योहार में जो तुम अपनी खास इंसान के लिए जो गिफ्ट्स खरीदते हो, ठीक है, वो साल में एक बार होता है। तो कैसे खर्चे हो गए, वो कैपिटल अकाउंट में खर्चे हो गए, जो तुम गिफ्ट देते हो उसको। रोज तो नहीं देंगे, रोज रोज कौन गिफ्ट देता है ना। वो उस खास अवसर पे, खास ओकेजन पे, खास त्योहार पे जो गिफ्ट दिया गया आपके फरवरी के महीने के, तो वो कौन सा गिफ्ट हो गया, वो कैसे खर्चे हो गए, कैपिटल अकाउंट के खर्चे हो गए। ठीक है, तो करंट अकाउंट का डे टू डे खर्चे। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, बात आती है सर करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। मैंने बोला सारे डे टू डे खर्चे। अब सारे डे टू डे खर्चे मतलब ट्रेड, जो भी तुम गुड्स और सर्विसेज का कर रहे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो। यहां पे गुड्स के साथ सर्विसेज भी, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज। ठीक ठीक, एक्सपोर्ट मतलब मनी अंदर आया, इंपोर्ट मतलब मनी गया। ये भी किसमें रिपोर्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसमें आता है, आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक, ट्रांसफर्स, या मोस्टली यहाँ पे जो ट्रांसफर बोले गए हैं आपके बुक में, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, मतलब ऐसे ट्रांसफर जो किए गए हो किसी दया भावना से, और उसमें आप कोई एक्सेप्शन नहीं रखते हैं, है ना। जैसे वो आपसे कोई एक्सेप्शन नहीं रखती है, वो सॉरी एक्सेप्शन, वो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। ऐसे खर्चे, ऐसे ट्रांसफर जो किए जाए, है ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन की इन रिटर्न तुमको कुछ आएगा, तो वो भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। वैसे इन खर्चों में भी आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। तो ऐसे ट्रांसफर जो एज ए गिफ्ट, एज ए ग्रांट्स किए जाते हैं, उनको हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे गिफ्ट, रेमिटेंसेज, फॉरेन एड, है ना, मनी सेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक। ऐसा ऐसे खर्चे जो तुम करो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। जैसे अभी वो त्योहार आ रहा है ना फरवरी वाला, तो तुम उसको उस पे जो खर्चे करोगे, ठीक, ये सोच के कि भाई ये मैं उसको बस खुश करना चाह रहा हूं, मैं उसको बस मतलब उसको खुशी देना चाह रहा हूं, ज्यादा झिकझिक ना करे, है ना। इसलिए वो खर्चे हुए। वो कैसे खर्चे हुए, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हुए। तुम इन रिटर्न नहीं सोचते कि तुमको कुछ देगी, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कुछ मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा भाई, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो अब क्या मिलेगा, इन रिटर्न गिफ्ट भी मिल सकता है ना। इन रिटर्न वो प्यार भी मिल सकता है। तो लेकिन यहाँ पे ये वो वाले खर्चे नहीं है जिसमें इन रिटर्न अगर तुम कुछ चाह रहे हो तो वो खर्चे यहाँ नहीं इंक्लूड है। ये यूनिलेटरल ट्रांसफर में इन रिटर्न तुम कुछ नहीं चाह रहे हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन किए गए खर्चे को हम लोग स्क्वायर ट्रांसफर कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। ये किसमें आते हैं, ये भी आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। करंट अकाउंट में अभी तक क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जैसे गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, फॉरेन एड, मतलब ऐसा पैसा जो आपको भेजा जाए बिना एक्सपेक्टेशन के, है ना। फिर इनकम, इनकम जैसे आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, कोई डिविडेंड मिला है, कोई प्रॉफिट हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट से, वो सब भी किसमें रिकॉर्ड होगा, आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हर महीने मिलता है, या हर 3 महीने मिलता है, या 6 महीने में रिकरिंग है। डिविडेंड हर महीने हर साल मिलता है, डिविडेंड रिकरिंग है। प्रॉफिट भाई हर महीने कमाए जा सकते हैं, रिकरिंग है। तो ऐसे खर्चे जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, कीवर्ड यहां से क्या याद रखना है, जो रिकरिंग, है ना, रिकरिंग खर्चे किसमें आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। ठीक, और नॉन रिकरिंग खर्चे किसमें आएंगे, हमारे दूसरे कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट में। दिस रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑफ कैपिटल, है ना, या लॉन्ग टर्म मनी एंड असेट, ऐसा पैसा जो लंबे समय के लिए लगाया जाता है, या जिससे कोई असेट क्रिएट होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, वो कैसे खर्चे होगा, कैपिटल अकाउंट में आ गए। ठीक, इसमें आती है कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आ गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें आ गया लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमने लोन लिया, फ्रॉम में मतलब हमने लिया, और टू में हमने दिया, तो फ्रॉम/टू दोनों लिखना है, फ्रॉम/टू। ये मत समझ लेना सर ने ग्रामर की मिस्टेक करी। फ्रॉम एंड टू दोनों का मतलब है एक बार हमने लोन दिया है, एक बार हमको लोन मिला है, तो फ्रॉम टू अदर कंट्री। ठीक, फिर परचेज और सेल ऑफ असेट्स, कोई भी असेट सेल या परचेज करी, वो भी किसमें रिकॉर्ड होगा, हमारे किसमें रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक, क्या क्या है कैपिटल अकाउंट में, सारे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज, और परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स। ओके, ये हो गए मेरे कंपोनेंट्स।
अब जब भी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग नेचर शो करती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करते हैं तो अभी तुम करंट अकाउंट का बैलेंस निकालोगे पहले, फिर तुमने कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट पढ़ा उसका ही बैलेंस निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का आ जाएगा। तो वही कैटेगरीज यहां बताई गई है, कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड, सबसे पहली कैटेगरी आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पढ़ने से पहले मेरी बात सुन लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ऐसी कैटेगरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, गुड्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, है ना। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इंपोर्ट ऑफ गुड, सिर्फ और सिर्फ गुड, नो मतलब नो इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज, ठीक। ऐसे ऐसी ट्रेड या ऐसी मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैलकुलेशन करके आपको बैलेंस बता रही है कि आपका बैलेंस फेवरेबल है कि आपका बैलेंस डेफिशिएंट में है, तो वो कैसी ट्रेड हो गई? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या? इट शोज द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, है ना, इन अ गिवन ईयर, तो ऐसी चीज, ऐसी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ये शो करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका? विजिबल आइटम का। मोस्टली विजिबल आइटम कौन से? गुड्स। विजिबल आइटम से मतलब है ऐसी चीजें जो तुम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मोस्टली गुड्स है, ठीक ठीक। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर आपसे बोलेगा बीओटी क्या होता है, तो बीओटी क्या है? बीओटी इज अ बैलेंस शोइंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली एंड ओनली गुड्स। निकालेंगे कैसे? बीओटी का फॉर्मूला लिखा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी कैसे कैलकुलेट होगा? सिर्फ और सिर्फ गुड्स में जो सेल्स हुई है उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस कर देंगे, जो आएगा वो बीओटी होगा, ठीक। बीओटी का ये जो बैलेंस होगा वो तीन तरह के नेचर शो कर सकता है, तीन तरह के जो बैलेंस है वो तीन तरीके के नेचर शो कर सकता है। पहला सरप्लस, दूसरा डेफिशिएंट, बीओटी डेफिशिएंट, बीओटी सरप्लस और बीओटी बैलेंस्ड, ठीक। जब सरप्लस कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, किससे? इंपोर्ट से। डेफिशिएंट कब होगा? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर लेस देन इंपोर्ट। और बैलेंस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू इंपोर्ट। मोस्टली एक्सपोर्ट को एक्स से दिखाते हैं तो एक्स लिख लो, एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट, ठीक। एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा है गुड्स का इंपोर्ट से, तो वो सरप्लस है। डेफिशिएंट कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट से। और बैलेंस कब होगा? जब एक्सपोर्ट बराबर होगा इंपोर्ट से, ठीक। बैलेंस ऑफ ट्रेड याद आएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले समझ गए, जहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ गुड्स का इंक्लूजन किया, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है, तो करंट अकाउंट में जो जो चीजें करंट अकाउंट में आती हैं, है ना, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले गुड्स आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आती हैं, सारी इनकम्स आती हैं। तो इन तीनों चीजों का जो भी पैसा आया वो और जो भी पैसा गया वो माइनस कर देना है, तुम्हारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का हो गया। तो इसमें क्या हो गया? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालने के लिए आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है ना, वो सारे गुड्स का इंक्लूजन कर लिया है, उसमें आप बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लेंगे। इनविजिबल का मतलब क्या? सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लेंगे और हमारे जितने भी ट्रांसफर्स हुए हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे, वो तुम्हारा किसका हो गया? करंट अकाउंट का हो गया। सेम कैपिटल अकाउंट का निकालना होगा तो इसमें सारे कैपिटल ट्रांसफर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं जो हम लोगों ने दिया, ठीक। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब यही इसी की बात कर रहा था, बीओपी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिस्टिंग्विश करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को इसका डिस्टिंग्विश में 4 पॉइंटर्स एटलीस्ट मेरे को बता के कमेंट में बताएंगे 4 डिफरेंस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इसमें टोटल डेबिट्स और क्रेडिट इंक्लूड होते हैं रिलेटिंग टू ऑल आइटम्स, रिलेटिंग टू ऑल दी आइटम्स। यहाँ पे मतलब गुड्स भी इंक्लूडेड होता है, गुड्स भी इंक्लूडेड होता है और सर्विसेज भी इंक्लूडेड होते हैं। जो सर्विसेज को मैंने वहां छोड़ दिया था बीओटी में, वो अब यहाँ पे बीओपी में जरूर आ जाते हैं। इट इंक्लूड टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट रिलेटिंग टू ऑल आइटम्स ऑन अकाउंट व्हिच कंट्री मेक्स पेमेंट टू एंड रिसीव पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो उन्होंने पेमेंट दिया, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, जो उन्होंने पेमेंट रिसीव किया चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, दोनों इंक्लूड होता है, वो बीओपी है,
ठीक, बीओटी में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम कहां पे आता है? मैंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? डिसइक्विलिब्रियम तब होगा जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। किससे? एक्सपेंडिचर ज्यादा किससे होंगे? आपकी इनकम से। ये एक इक्विलिब्रियम है, ये सॉरी ये आपका एक डिसइक्विलिब्रियम है। ये इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डेफिसिट। और डिसइक्विलिब्रियम में ये भी हो सकता है जब आपका एक्सपेंडिचर कम होगा इनकम से, तब भी डिसइक्विलिब्रियम है ना, मतलब इस सिचुएशन को सरप्लस कह दिया। तो ऐसा मत सोचना कि डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिर्फ डेफिसिट। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम लिखने को आया है तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हो गया है कि सिर्फ डेफिसिट को डिफाइन करना है। डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है तो उसमें डेफिसिट भी है, उसमें सरप्लस भी है। जब भी डिसइक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर नहीं है किसके? वो बराबर नहीं है किसके जल्दी बताइए, किसके बराबर नहीं है? वो आपके इनकम के बराबर नहीं है। अब वो इनकम के बराबर नहीं है तो वो ज्यादा भी हो सकता है एक्सपेंडिचर और कम भी हो सकता है एक्सपेंडिचर। कम है तो सरप्लस, ज्यादा है तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? आपका डेफिसिट। तो देख लो यही लिखा है मैंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम अकर व्हेन अ कंट्रीज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स डू नॉट मैच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैच नहीं करते हैं, ठीक। इन सिंपल वर्ड मनी कमिंग इज नॉट इक्वल टू मनी गोइंग आउट, ठीक। मतलब ये सिचुएशन मतलब थोड़ी खराब है, ये सिचुएशन खराब है। मतलब कंट्री के लिए ना सरप्लस अच्छा है ना ही डेफिसिट अच्छा है। बहुत लोग बोलते हैं सर सरप्लस हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं सरप्लस भी नहीं अच्छा है ना, और डेफिसिट भी नहीं अच्छा है ना। सरप्लस ज्यादा हो जाएगा तो हमारे लोग, हमारी कंट्री में पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो सब इंसान के पास पैसा ज्यादा होगा। जब पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा? लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो भाई प्राइसेस ऊपर भागेंगे, कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी, है ना, कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी। और कम पैसा होगा तो हम डिमांड ही नहीं कर रहे होंगे उतनी, है ना, कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, ठीक, कंट्री में डिफ्लेशन आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन नहीं अच्छी है ना। तो कोई बोले ना कि बीओपी का सरप्लस तो अच्छी सिचुएशन है, उसको क्यों डिसइक्विलिब्रियम में काउंट कर रहे हैं? तो सरप्लस भी नहीं अच्छा है और डेफिसिट भी नहीं अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो बीओपी के कॉजेज है, मतलब ये जो बीओपी में जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है वो कौन कौन सी वजह से आ रहा है, तो वही कुछ पॉइंटर्स हैं। तो सबसे पहले अगर तुम एक्सेसिव इंपोर्ट करोगे, ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी। मतलब तुम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो ज्यादा सामान मंगा रहे हो, ज्यादा सामान मंगाओगे तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, तुरंत लो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, इनकम से तुरंत आ गया डेफिसिट में, डिसइक्विलिब्रियम पहुंच गया, ठीक। When a country import more than its import, example import of oil, gold, luxury goods, dependence of foreign technology, ठीक। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक, कॉस्ट का, एक्सेसिव इंपोर्ट्स, ठीक। फिर जब इंपोर्ट, फिर इन्फ्लेशन, महंगाई अगर कंट्री में ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो डोमेस्टिक गुड जो होंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे। जो कंट्री में मिलने वाला सामान है वो कॉस्टली हो जाएगा। क्यों कॉस्टली होगा? तो लोग क्या करेंगे? फॉरेन सामान मंगाना चालू कर देंगे सस्ते में, चाइना का सामान यूज करने लगेंगे, चाइनीज सामान यूज करने तो भाई हमारा क्या होगा? हमारी कंट्री का वो हो जाएगा, बीओपी उसमें चला जाएगा, ठीक। तो इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने बताया था इन्फ्लेशन कैसे होगा। अगर आपकी कंट्री में सरप्लस है, मतलब आपकी कंट्री में इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो अब लोग क्या करेंगे? लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तुरंत आ जाएगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन भी क्या है? एक बहुत बड़ा कॉज है एडवर्स बीओपी का, ठीक। फिर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अगर आपके एक्सपोर्ट गिर जाए, मतलब आपने इंपोर्ट बढ़ा दिया तभी तो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया। अब एक्सपोर्ट देखो, इसी वाले पॉइंट से तुम बना सकते हो, एक्सेसिव इंपोर्ट तो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट कम कर रहे होगे तो आपकी इनकम कम हो रही होगी, तुरंत लियो तुम बीओपी क्राइसिस में चले गए, आपका बीओपी डेफिसिट में चला गया, ठीक। ड्यू टू पुअर क्वालिटी, अब ये डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट किसी भी कारण से होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक। फिर
पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है ना, कंट्री में लोग ज्यादा रह रहे हैं भाई, लोग अभी 100 करोड़ की जनसंख्या थी, कोरोना के बाद देखो 140 करोड़ की जनसंख्या बन गई, अचानक से 5 साल में 40 करोड़ की जनसंख्या बन गई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेसिव है। अब एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ है तो डिमांड ज्यादा जनरेट होगी, डिमांड ज्यादा जनरेट होगी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तुरंत तुम चलेगा डेफिसिट में। ठीक, डेफिसिट में चलेगा। ठीक, मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड मोर इंपोर्ट फूड मेडिसिन, है ना, तो इससे क्या होगा, आपकी डेफिसिट में चलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा बीओपी का डिसिप्लिन की वो है। फिर कैपिटल आउटफ्लो, अगर आपकी कंट्री में लोगों को लगता है कि यहाँ पे कम पैसा लोग कमा पा रहे हैं तो वो अपना पैसा लेके फॉरेन चले जाते हैं, है ना। बहुत से इंडियंस हैं जो बोलते हैं इंडिया में कुछ नहीं रखा है, चलो बाहर चलते हैं, है ना। आप भी ऐसे ही होंगे, सबका सपना है भाई बाहर जाना है, हार्वर्ड से पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड पढ़ना है, सब जाएंगे, सब पैसा कमाएंगे, यहाँ से पैसा जा रहा है फॉरेन में, कैपिटल क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं यहाँ के हिसाब से, इनकम वहां के लोग कम आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, इससे क्या होगा, इससे भी डिसिप्लिन में कैपिटल आउटफ्लो भी एक रीजन है। फिर नेचुरल कैलेमिटीज एंड वॉर्स, है ना, अगर कोई वॉर छिड़ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जैसे अभी भाई बाढ़ आ गई, है ना, आपका कोरोना आ गया, इन सब में भाई दवाइयां बनाने में, उन लोगों को मदद पहुंचाने में बहुत खर्चा होता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं, तो उससे भी आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, है ना, आपकी इनकम से क्या हो गया, आपका क्या हो गया, तुरंत बीओपी डिसिप्लिन में चला गया। ठीक, कॉस्ट फॉल इन प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट ड्रॉप हो जाएंगे, इन सब से क्या होगा, जब भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो तीन चीजें होती हैं, क्या होगा आपका, तुरंत डिसिप्लिन हो जाएगा। फिर एक और बचा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी क्या भाई, आजकल देखो भाई, मेरे टाइम पे, अगर मैं अपना टाइम बताऊं ना, बहुत पुराना नहीं हूँ, पहले बताते रहूंगा ना, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं भी भाई आप ही लोग के बराबर का हूँ, आपकी एज का हूँ, लेकिन मैं अपने टाइम में, मैं अपने 12th के बारे में बात बता रहा हूँ। तो हमारे टाइम पे 12th में क्या था कि फोन होना चाहिए, कैसा ही टच स्क्रीन फोन होना चाहिए, 12th में 11th के बच्चे पर बस फोन होना चाहिए दिखाने के लिए, उसमें थोड़ा सा कैमरा ठीक ठाक हो। मेरा मतलब हम लोग की डिमांड तो यही थी कि मम्मी बस एक टच वाला फोन दिखा दो, है ना। मेरे दोस्त टच वाला फोन रखे, मेरे को भी एक बार टच वाला फोन दिखा दो, व्हाट्सएप नया नया आया, फेसबुक नया नया आया, इंस्टा आया, सब चलाएंगे हम लोग, है ना। तो बस हम लोग डिमांड ये थी। लेकिन आजकल के बच्चे, है ना, आजकल के आप लोग 12th वाले, भाई फोन फोन मम्मी नहीं चाहिए, मैं फोन चाहिए, अगर फोन दिलाना है तो आईफोन दिलाना, वरना मत दिलाओ, है ना। फोन चाहिए तो आईफोन दिलाओ, सैमसंग गैलेक्सी दिलाओ, सैमसंग S23 अल्ट्रा दिलाओ, ऐसे फोन दिलाओ मम्मी, वरना मत दिलाओ। तो देखा देखी, एक ने खरीदा दूसरे ने भी खरीद लिया, है ना। एक इन्फ्लुएंसर को देखा कि वो यूज कर रही है 12th में होने के बाद, है ना, वो थोड़ी मतलब स्टूडेंट थी 12th की, थोड़ी होते नहीं कुछ बच्चे थोड़े सीआर टाइप होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव टाइप, थोड़े अट्रैक्टिव, टीचर उनको सीआर बना दे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना मोटर बनाते हैं, है ना। उसके पास पावर थी, उसने सबको इन्फ्लुएंस कर लिया, देखा देखी में सबने अपने घर में जिद मचा दी कि हमको भी आईफोन चाहिए। तो कैसा इफेक्ट होगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इससे हम लोगों ने डिमांड चैप्टर में भाई वो किया। इसी इफेक्ट को कौन बताएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को हम लोग ने डिमांड वाले चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस नाम से पढ़ा है। ठीक, सही आंसर कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सुनना चाहूंगा आप लोग से कमेंट में कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को डिमांड चैप्टर में हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है डिमॉन्स्ट्रेशन, पीपल कॉपी फॉरेन लाइफस्टाइल, भाई देखा देखी में फॉरेन के हम लोगों ने आईफोन खरीद रहे हैं, कहां जा रहा है पैसा, फॉरेन ही तो जा रहा है ना, यूएसए ही तो जा रहा है। लाइफस्टाइल डिमांड फॉर इंपोर्टेड कार फोन ब्रांड इट इन्फ्लुएंसर, इफ इन्फ्लुएंसर हैव इट आई आल्सो वांट इट, है ना। ये कैसा इफेक्ट हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया। ये कुछ कॉजेज हो गए बीओपी के। फिर क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए हमको बीओपी को करेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दो वर्ड पढ़ेंगे। अभी बता देता हूं, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन एक ही मतलब है ना। $1 पहले हमारी कंट्री में $1 ₹70 का बराबर था, अब डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन कर दिया तो अब $1 ₹90 के बराबर हो गया। मतलब अब $1 पहले ₹70 का था, मतलब जो यूएसए का इंसान इंडिया का सामान खरीदता था, इंडिया का सामान परचेज करा था यूएसए का इंसान, है ना, वो पहले $70 देता था, वो पहले $1 देके मतलब $70 का सामान खरीदता था। अब वो $1 के हिसाब से $90 का सामान खरीद पाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे। जब इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो इंपोर्ट गिरने लगेंगे। ठीक, जब आपने डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन किया तो उससे हुआ क्या, $1 जो $70 का बराबर था वो अब $1 $90 का बराबर हो गया।
तो जो यूएसए का इंसान इंडिया सामान परचेज करता था वो क्या कर लेगा, वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लेगा। मतलब वो पहले अगर 1 यूनिट सामान खरीदता था 70 रुपए के हिसाब से, अब वो 1.2 यूनिट सामान खरीद पाएगा। ठीक, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक, और इंपोर्ट जो हमारी कंट्री जो इंपोर्ट करती थी वो पहले 70 रुपए देती थी $1 के हिसाब से, अब वो 90 देने पड़ी, तो उसको इंपोर्ट कॉस्टली लगने लगा, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इंपोर्ट गिर जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट गिर गया, तुरंत बीओपी किस में आ गया, बीओपी इक्विलिब्रियम में आ गया, है ना, बीओपी करेक्ट हो गया, डिसइक्विलिब्रियम से हम लोग बीओपी करेक्ट तो पहुंच गया। ठीक, तो ये डेप्रीसिएशन और डिवैल्यूएशन ये दो शब्द हैं जिनका सेम ही मतलब है। जहां पे डेप्रीसिएशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, और डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है। अभी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे दोनों वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा, लेकिन मैंने अभी आपको जिस्ट दे दिया है, दोनों समझो एक ही बात करते हैं। डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों की मम्मियां अलग हैं, है ना। मतलब वो बोलते नहीं, वो इंस्टा की बहुत अच्छी लाइन है, वी टू आर सिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। लड़कियां बहुत डलती हैं, हम दोनों बहनें हैं लेकिन बस मम्मियां अलग अलग हैं। तो ये दोनों भी बस भाई भाई हैं, बस इनकी क्या है, मम्मी अलग है। एक की मम्मी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक की मम्मी फिक्स एक्सचेंज रेट है। दोनों काम सेम ही करते हैं, है ना। दोनों रुपए को क्या कर देते हैं, रुपए की वैल्यू गिरा देते हैं। पहले 70 रुपए देके $1 खरीद पाते थे, 90 रुपए देके $1 खरीद पाते हैं। दोनों बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लाने में मददगार है। ठीक, अभी दोनों वर्ड्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। ऐसा मत, टू बी नोटेड इन फर्दर स्लाइड्स। अभी हम लोग आने वाले हैं, जब हम लोग एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे ना, चैप्टर का नाम ही है बीओपी एंड एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक है, अगला ही है, तो वहां पे पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहो। ठीक, फिर फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर, फिस्कल मतलब देखो दो तरह के मेजर्स होते हैं, एक फिस्कल एक मॉनेटरी। फिस्कल मेजर्स वो मेजर्स हैं जो सरकार लेती है। ठीक, अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम चला गया तुरंत सरकार एक्शन में आ जाएगी। तो सरकार ने मेजर्स लिए बीओपी करेक्ट। सरकार क्या करेगी, सरकार को लग रहा है कि लोगों की इनकम कम हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी भाई, तुरंत सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, टैक्सेस कम कर देगी, है ना, या पब्लिक एक्सपेंडिंग बढ़ा देगी, या पब्लिक बोरिंग कम कर देगी। ऐसे जो चीजें करी। फिस्कल मेजर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, जो गवर्नमेंट मेजर लेती है, कैसे, टैक्स कम करके या बढ़ा के, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा के या कम करके, पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा के या कम करके। ठीक, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 16 है शायद, गवर्नमेंट वाला, वो फिस्कल पॉलिसी करके जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिस्कल मेजर्स हो गए। ये भी एक डिसिप्लिन करेक्ट करने का मेजर है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन, भाई एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे तब भी हमारा डिसिप्लिन सही हो जाएगा। इंपोर्ट कंट्रोल करना है, भाई एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो इंपोर्ट कंट्रोल करेंगे। एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट लाना है, वही डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन जैसी चीजें करनी है, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। कैपिटल का इनफ्लो चाहिए, आउटफ्लो से, आउटफ्लो हम लोगों ने पढ़ा था ना, आउटफ्लो एक आउटफ्लो, देखो यहाँ पे आउटफ्लो है, ये एडवर्स है, तो इस आउटफ्लो को रोक के हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इनफ्लो करना पड़ेगा। ठीक, फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को रोकने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई फॉरेन का सामान रोको, मतलब हम अगर फॉरेन से चमूल बटर खाते थे, फॉरेन में अगर हम लोग चमूल बटर हमको फॉरेन का पसंद है तो उसको रोक के हम लोग कोई इंडियन कंपनी लेके आए जैसे अमूल, अब इसका बटर खाना चालू कर दे, तो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना। इंडिया में भी वैसे ही सामान बनाए कि इंपोर्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक, तो ये कुछ मेजर्स हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और एक और जानना चाहो तो एक 9th वाला भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ फिस्कल मेजर्स, यहाँ पे मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स। ये ऐसे मेजर्स हैं, ये ऐसे मेजर्स हैं, ये ऐसे मेजर्स हैं जो आरबीआई जब रोल में आता है, हाँ, जब भी मॉनेटरी मेजर्स आएगा तो ऐसे मेजर्स टेकन बाय आरबीआई। आरबीआई अगर रोल में आएगा तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, वो यूज करेगा क्वांटिटेटिव मेजर्स। पीछे वाले चैप्टर से हमने पढ़ा है क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स, इनको यूज करके वो बीओपी को करेक्ट करेगा, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने करेक्ट कर लिया, यहां पे आपका बीओपी टॉपिक खत्म होता है। अब अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। चैप्टर अब देखो यहां से चालू होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट, चैप्टर समझो सेकंड पार्ट है। देख, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है,
फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें एक करेंसी को, एक कंट्री करेंसी को हम लोग दूसरी कंट्री की करेंसी से खरीद सकते हैं। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जैसे अगर मेरे को डॉलर खरीदना है, $1 खरीदना है, तो $1 को खरीदने के लिए तुम कितने रुपए इंडिया के हिसाब से खर्च करोगे? तो 70 रुपए खर्च करोगे। तो एक कंट्री को करेंसी खरीदने के लिए जो तुम मतलब आप अपनी कंट्री करेंसी में कितना पैसा देने को तैयार हो, वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट है। कैसे डिटरमाइन होता है? जैसे जैसे अगर इसको डिटरमाइन करने के लिए $1 में 1 किलो एप्पल मिलता है, 1 किलो एप्पल मिलता है यूएसए में, ठीक, और $1 है, सॉरी, और यहां पे इंडिया में 1 किलो एप्पल 80 रुपए का मिलता है, 80 रुपीज का मिलता है इंडिया में। तो तुम क्या कह सकते हो कि आपका $1 किसके बराबर हो गया? 80 रुपीज के बराबर हो गया आपका। ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया, ठीक है, ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया। अब एक्सचेंज रेट समझ में आ गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द एक्सचेंज रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी इज परचेज विद अनदर कंट्रीज करेंसी, ठीक, इज द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री। अब जब भी हम लोग एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा, एक्सचेंज रेट दो तरीके से मोस्टली हमारी कंट्री में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है ना, कंट्रोल किया जाता है। पहला तरीके को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट ऐसा एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट वेयर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ वन करेंसी by other is fixed by a authority, mostly monetary authority। मैंने क्या बोला? ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जहां पे आप एक कंट्री की करेंसी को, है ना, दूसरी कंट्री करेंसी से खरीदना चाह रहे हैं तो कितने रुपए में खरीदेंगे? जैसे यहां पे मैंने खरीदने के लिए एप्पल का एग्जांपल लिया, पर अब हर जरूरी नहीं कि एप्पल को ही देख के हम लोग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करें। तो एक तरीका ये है कि वो एक्सचेंज रेट हम कैसे डिटरमाइन करें। एप्पल को लेकर डिटरमाइन कर नहीं सकते हैं, एप्पल कोई सही तरीका तो नहीं है, ठीक। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो सबसे पहले एक्सचेंज रेट आया, कि वो एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करेगा? वो कोई मॉनेटरी अथॉरिटी सेट कर देगी, और आपको उस मॉनेटरी अथॉरिटी के रेट को फॉलो करना पड़ेगा। हमारी कंट्री में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, है ना। आरबीआई ने डिटरमाइन कर दिया कि $1 70 के बराबर होना चाहिए। तो ये कैसा एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया? ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, जहां पे आरबीआई या कोई भी एक अथॉरिटी, गवर्निंग अथॉरिटी डिटरमाइन कर दे कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक। अब जब भी हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में दो सिचुएशंस होती हैं, है ना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में दो सिचुएशंस होंगी, है। जब भी हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे दो सिचुएशंस अराइज होंगी। वो दो सिचुएशंस कौन सी सिचुएशंस होंगी? पहली सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन, अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे। और दूसरी सिचुएशन हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक, हाँ, ठीक है। डीवैल्यूएशन अभी मैंने समझाया था। पहले $1 अगर 70 रुपए के बराबर था, है ना, अब आपको लग रहा है कि आपकी कंट्री में बीओपी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में जा रहा है, मतलब आपका बीओपी डेफिसिट में जा रहा है, आपके खर्चे ज्यादा हैं, मतलब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो इंपोर्ट ज्यादा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है, लोग 70 रुपए देके, है ना, वहां पे $1 तक का सामान खरीद सकते हैं। तब उस इंपोर्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लोगों के हाथ से पैसा खींच लेंगे। जो 70 रुपए खर्च करके $1
डॉलर खरीद पाते थे, अब उस $1 की कीमत हम लोग कर देंगे 90 रुपए। ठीक, $1 ही कर देंगे 90 रुपए। तो इससे क्या हो गया, इससे आपके रुपए की वैल्यू गिर गई, है ना, रुपए की परचेजिंग पावर गिर गई। पहले जो रुपए 70 रुपए देके हम डॉलर खरीद पाते थे, अब 90 रुपए देके खरीद पा रहे हैं, तो आपके रुपए की क्या हो गई, परचेजिंग पावर गिर गई। तो ये क्या कर दिया आपने, डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन क्या है, डिक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ होम करेंसी, है ना। और ये क्यों हो रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है ना। यहाँ पे आरबीआई या आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी इंटेंशनली खुद से चाह के जो चीज करे वो क्या हो गया, वो डिवैल्यूएशन हो गया, इंटेंशनली, है ना। फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, ठीक, आपने इंटेंशनली अपने कंट्री की परचेजिंग पावर गिरा दी। क्यों गिरा दी, कि आप अपने एक्सपोर्ट को क्या कर सको, सस्ता कर सको। सस्ता करने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। डिवैल्यूएशन क्या है, इंटेंशनली डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ होम करेंसी, है ना, इज नोन एज डिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन तो अब आप समझ ही गए होंगे, रिवैल्यूएशन इसी का उल्टा होता है। रिवैल्यूएशन इसी का उल्टा होता है, जहां पे आप $1 दे के पहले 70 रुपए ले रहे थे, अब रिवैल्यूएशन की वजह से $1 अब आपका कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, इंक्रीज, बट डिक्रीज को काट के क्या लिख देना, increase in the purchasing power of the home currency intentionally। मतलब आपने इंटेंशनली किया, मॉनेटरी अथॉरिटी ने इंटेंशनली किया, वो क्या हो गया, वो आपका रिवैल्यूएशन हो गया। रिवैल्यूएशन में आपकी परचेजिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्यों किया जाता है, यहाँ पे आपके एक्सपोर्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने एक्सपोर्ट को कम करना है और इंपोर्ट को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक, और यहां पे क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है। ठीक है, ठीक है। अगर आप डिवैल्यूएशन समझ गए हो, ठीक, ये डिवैल्यूएशन कौन करता है, ये कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी खुद से फिक्स करता है, ये इंटेंशनली किया जाता है ना, ये इंटेंशनली किया जाता है। लेकिन है ना, अब डिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन में देख लीजिए अंतर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन में, हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लीजिए। ठीक है, एक बार डिवैल्यूएशन क्या है, डिक्रीज इन दी करेंसी वैल्यू, इंक्रीज इन दी करेंसी वैल्यू। दोनों कौन करता है, कोई गवर्नमेंट करती है, हु डिसाइड, गवर्नमेंट, है ना। डोमेस्टिक करेंसी वीकेंस, यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री वीकेन हो जाती है, यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रेंथन हो जाती है। पहले एक डॉलर जो 70 रुपए का था, अब $1 किसके बराबर हो गया, $1 90 रुपए के बराबर हो गया। तो आपका क्या होगा, वीकी तो हुआ। और यहाँ पे $1 पहले 70 रुपए का था, अब $1 60 रुपए का हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ मिल गई आपके रुपए को। ठीक, इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिक्रीज करते हैं। ठीक, इफेक्ट और इंपोर्ट, यहाँ पे डिक्रीज करते हैं इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक, बीओपी सिचुएशन, ये कब किया जाता है, जब आपका बीओपी डेफिशिएट में हो, और ये कब किया जाता है, जब आपका बीओपी सरप्लस में हो। ठीक, और दोनों होते कब है, दोनों होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। ठीक है, दोनों होते कब है, दोनों होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। ठीक, ये पॉइंटर्स याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। ओके, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक्सचेंज रेट सिस्टम आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, अब आप खुद बताइए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट is determined by किससे, बाय मार्केट फोर्सेस। यहां पे कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहां पे मार्केट के हाथों में छोड़ दिया। मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब है, मतलब मैंने डिमांड ऑफ डॉलर और सप्लाई ऑफ डॉलर पे छोड़ दिया है। ठीक, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो एक्सचेंज रेट हो जाएगा। यहां पे मैंने रखा रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक,
ठीक, यहाँ पे मैंने रेट ऑफ एक्सचेंज रखा, यहाँ पे रखा यहाँ पे, है ना, और जहां पे ये हुआ कट वहां पे मैंने डिटरमाइन कर लिया कि $1 जो है, $1 जो है वो 70 रुपए के बराबर है। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया। मैंने किसके हाथों में छोड़ दिया? मार्केट फोर्सेस के हाथों में छोड़ दिया। जहां पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किसके द्वारा हो रहा हो? मार्केट फोर्सेस के द्वारा हो रहा हो। वो कैसा एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, जो बिल्कुल मार्केट फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, मार्केट वाला चैप्टर है ना, डिमांड और सप्लाई का वो सीजर वाला ग्राफ बनाते हो, बिल्कुल वही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में दो सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, वही बिल्कुल सेम, बस नाम बदल जाता है। ठीक, वहां पे उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, यहाँ पे इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन कहते हैं, और रिवैल्यूएशन को यहाँ पे एप्रिसिएशन कहते हैं। वही दो शब्द हैं, बस नाम बदल गया है ना। दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों की वाइबे एकदम मैच करती हैं। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन की वाइब मैच करती है। दोनों बिल्कुल बहन भाई हैं, लेकिन मम्मियां अलग अलग है। एक की मम्मी फिक्स्ड है, एक की मम्मी फ्लेक्सिबल है। रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन की वाइबे मैच करती हैं, एक की मम्मी फिक्स्ड है, एक की मम्मी फ्लेक्सिबल है। ठीक, डेप्रीसिएशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। $1 70 रुपए के बराबर था, अब मार्केट फोर्सेस में ऐसी फोर्सेस लगी कि अब $1 90 रुपए का बराबर हो गया। डेप्रीसिएशन है, $1 जहां पे पहले 70 रुपए के बराबर था, अब $1 क्यों हो गया? 60 रुपए के बराबर हो गया, ये एप्रिसिएशन हो गया। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं करता, यहाँ पे मार्केट अपने आप ही डेप्रीसिएशन एप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, ये मार्केट फोर्सेस द्वारा हो रहा है, ये मार्केट फोर्सेस द्वारा हो रहा है। यहाँ पे आप इंटेंशनली कर रहे हो, यहाँ पे आप इंटेंशनली कर रहे हो। कोई मॉनेटरी अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट इंटेंशनली मैनेज कर रही है तो वो फिक्स्ड, और इंटेंशनली मैनेज नहीं कर रही है ना, मार्केट फोर्सेस मैनेज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल। इसीलिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम और क्या होता है? क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, है ना, क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ऐसा एक्सचेंज रेट जो बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई भी इंटेंशन से नहीं किया जा रहा है, क्लीन है, क्लीन। और एक और होता है, उसको कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। डर्टी फ्लोटिंग वो होता है जहां पे फ्लेक्सिबल छोड़ा कुछ टाइम तक, है ना, और उसके बाद फिक्स में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, तो फ्लेक्सिबल और फिक्स का मिक्सचर क्या कहलाता है? डर्टी फ्लोटिंग कहलाता है ना। इसका दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग का और होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, है ना। एग्जाम में आ जाए, सीयूईटी का पेपर भी देना है अभी हम लोग को, तो वहां पे सब क्वेश्चन पूछते हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को और किस नाम से? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, है ना। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को दूसरा नाम क्या है? डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है कि अगर $1 80 रुपए तक जाता है तो भाई ये फ्लेक्सिबल रहेगा, लेकिन जैसे ही 80 रुपए की लिमिट क्रॉस करता है, ये 80 की लिमिट क्रॉस होगी, है ना, 80 की लिमिट क्रॉस होगी, तुरंत हमारी गवर्नमेंट यानी आरबीआई रोल में आ जाएगी, आरबीआई रोल में आ जाएगी, और अब आरबीआई इसको कंट्रोल करके इसको वापस से 70 रुपए तक खींच के लेके आएगी। जो कैसा हो गया? मैनेज फ्लोटिंग, कि एक सर्टेन लिमिट तक मैंने मार्केट फोर्स के हाथ में छोड़ दिया, और सर्टेन लिमिट के बाद मैंने किसके हाथों में ले आया हूं? वापस से मैंने किसको दे दिया? फिक्स में दे दिया। तो एक ऐसा एक्सचेंज रेट होगा मैनेज फ्लोटिंग, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और फ्लेक्सिबल को क्या कहते हैं? क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके फिक्स एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम बताओ, तो इसका दूसरा नाम होता है पेग्ड एक्सचेंज रेट। पेग्ड एक्सचेंज रेट। अगर एग्जाम में पेग्ड एक्सचेंज रेट लिख के आ जाए तो ये मत कंफ्यूज ना, सर पेग्ड तो पढ़ा ही नहीं था, तो पेग्ड मतलब तुमने पेग कर दिया है ना, तो ये फिक्स कर दिया है। पेग कर दिया मतलब तुमने फिक्स कर दिया है, मॉनेटरी अथॉरिटी ने फिक्स कर दिया है। ठीक, ठीक। आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट खत्म, आज का टॉपिक खत्म। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बहुत आपके साथ थैंक यू। ठीक है ना, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, ये टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है? बस आपको करना क्या? इस टॉपिक को फटाफट से एक बार बुक से रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने क्या क्या बताया कि डिस्टिंग्विश कर दो, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन एंड एप्रिसिएशन,
और डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन एंड तुम्हारा एप्रिसिएशन। ये 4 डिस्टिंग्विश तैयार कर लो, सब में 4-4 पॉइंटर्स। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, है ना। थर्ड, कॉजेस ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। ठीक, मेजर्स टू करेक्ट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, मेजर्स टू करेक्ट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। और पांचवा आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन किसमें, बीओपी एंड बीओटी। ठीक, ये 5 क्वेश्चन, 5 क्या, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, टोटल 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, एक बार बुक से रीड के कर लेते हैं, तो आपका रिटन पेपर इससे ज्यादा बाहर का तो आ ही नहीं सकता, और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है इससे। ठीक है, बन सकता है लेकिन उतना मतलब मोटा मोटा तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, और एक बार आपको अपनी बुक की फ्रैंक आईएससी को रीड मार लेना है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।